हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पॉलिटी का यह 9वां अध्याय होगा और इकाई 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको अ, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इसका नाम है, अध्याय का नाम है जन सुविधाएँ। मतलब जन मतलब जो हम हैं आदमी, जो और सुविधाएँ और जन सुविधाएँ जो आदमियों को सुविधाएँ जो जनता को सुविधाएँ दी जा रही है, उन्हीं सारे जो पहलुओं को हम जानेंगे, समझेंगे, क्या-क्या जो है व्यवस्थाएँ की जाती है, उन सारी बातों को हम आज जानेंगे। देखिए, शिक्षक के लिए क्या निर्देश दिया गया है कि इस इकाई में सार्वजनिक सुविधाएँ मुहैया कराने और बाज़ार, फैक्ट्री तथा लोगों की कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों के क्रियान्वित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की यह भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरह जुड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ यह जुड़ाव ही पिछले अध्यायों में उठाए गए मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ देता है। कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में आजीविका और बाज़ारों पर हुई चर्चा को अध्याय 10 के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, अध्याय 9 क्या है, तो अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे जन सुविधाओं पर चर्चा की गई है इसमें। यहाँ पानी को एक अहम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जन सुविधा क्या होता, उसका क्या मतलब होता है और यह सुविधाएँ मुहैया कराने और उनकी ज़िम्मेदारी उठाने में सरकार को अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत क्यों होती है। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा के भीतर होने वाली चर्चा में जन सुविधाओं के विषय में सरकार की भूमिका तथा मौजूदा असमान वितरण दोनों को एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को अलग मात्रा में पानी मिल रहा है, तो इसके आधार पर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि सरकार जन सुविधाएँ मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। देखिए, अध्याय 10 में आपको आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की केंद्रीय भूमिका पर चर्चा की गई है। ऐसा मोटे तौर पर कानूनों के ज़रिए किया गया है। इस अध्याय में मौजूदा कानूनों को लागू करने और बाज़ार में मज़दूरों, उपभोक्ताओं व उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर खास जोर दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के आप बारे में जानते ही होंगे। तो यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी को कानूनों में लापरवाही की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। संभव है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस दुर्घटना के बारे में पढ़ा होगा। बेहतर होगा कि उन्हें इस घटना के बारे में अनुसंधान करने और स्कूल के लिए एक दीवार पत्रिका, वॉलपेपर या लघु नाटिका तैयार करने में मदद दी जाए। पुस्तक के आखिर में जिन वेबसाइटों का उल्लेख किया गया है, वहाँ से आप अतिरिक्त संदर्भ सामग्री जुटा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐतिहासिक मोड़ थी, जिसे पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों के कानूनों से गहरे तौर पर जोड़ दिया गया। मजदूरों व आम नागरिकों के प्रति उद्योग जगत तथा सरकार की जवाबदेही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है जन सुविधाएं। देखिए, बच्चा कह रहा है कि अमू और कुनार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं और शहर के अलग-अलग इलाकों से गुजरते हुए जल सुविधाएँ वे क्या कर रहे हैं, जल सुविधाओं को देखते हुए जा रहे हैं। ये देखिए रामगोपाल अन्नागार है। और यह आगे लिखा गया है सैदापेट पद्मा। ये जल देख रहे हैं सब में भर रही है जल, जो बाल्टी है, यहाँ पर डिब्बा है, इस सब सुराही है, इस सारे में जो है नल के
जल को यहाँ पर भरा जा रहा है, ये देख सकते हैं। आगे यहाँ पर है मरीपाक्कम, ये शिवा यहाँ पर है शिवा, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जल है। क्या है? इसमें जल है। दूसरी जगह देखेंगे तो मइलापुर है, यहाँ पर सुब्रमण्यम जो है पानी की टंकी लाते हैं, वाटर टैंक है, इससे जल भरा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर चेन्नई के लोग और पानी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो एक लाइन से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे नल से पानी भरा जा रहा है सारे बर्तनों में। तो यहाँ पर है चेन्नई के लोग पानी कैसे भरते हैं, कैसी उनकी व्यवस्थाएँ हैं, कैसे-कैसे जो हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आदि बातों को हम इसमें अध्याय में पढ़ेंगे। देखा गया है कि श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफ़सर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे-भरे बाग बगीचों वाला यह खासा इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफ़सर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मइलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगरपालिका 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी वॉल वेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी क्या है? खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ-सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपया खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। अभयमणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में 1 बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। यहाँ पर देख रहे हैं कोई टैंकर से है तो कोई पानी की बोतल खरीद रहा है। कोई अगर 24 घंटा किसी को पानी मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो पद्मा क्या है? तो अब पद्मा की बारी आती है। तो पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सेदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया साढ़े 600 रुपया माहवार, 1 महीने में साढ़े 600 रुपया है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के इस्तेमाल करते हैं। और गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएँ किस-किस प्रकार से हैं, कहाँ कैसे-कैसे लोग अपने जीवन में पानी की सुविधाओं और दुविधाओं, सारी व्यवस्थाओं को नहीं कर पाने के कारण जो है पानी किसी को 3 बाल्टी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं पानी जो है 24 घंटे चल रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी किए गए हैं कि आपने ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की कैसी स्थिति है? तो अच्छी स्थिति नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों? यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि वो चेन्नई अपने परिवार को नहीं ला पा रहा है। क्यों? पानी की ही दिक्कत है। क्यों? ये बोतल के पानी खरीदता है। उपरोक्त वर्णन में घरेलू इस्तेमाल के लिए विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। तो जो खारा पानी है, जो नल से आ रहा है, उसका ही घरेलू उपयोग हो रहा है। पीने के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह उसी का इंतज़ार करता है लोग। आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है? तो सुब्रमण्यम क्या हैं, तो वो टैंकरों के पानी हर महीने 6 से 500 से 600 रुपया देकर खरीदते हैं। और यहाँ पर देखें
पद्मा तो पद्मा क्या है? नौकरानी है और यह 650 रुपया माह जो है किराया देकर रहती है 20 मिनट के लिए। मात्र पानी आता है, मात्र 3 बाल्टी ही पानी वो भर पाती है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। आपके इलाके में जलपूर्ति के वर्णन करने के लिए कहता है एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है, देश के ज़्यादातर स्थानों में गर्मियों में पानी क्या होता है? बूँद-बूँद क्यों होने लगता है? क्योंकि वो जल स्तर घट जाता है। कक्षा में चर्चा के लिए क्या चेन्नई में सभी लोगों के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताइए। तो जो जगह के हिसाब से शहर में जाएँगे तो शहर में आपको चौबीसों घंटे पानी दिया जा रहा है, मंथली दिया जा रहा है। नगर निगम में आ गए तो वही टैंकर आ रहा है। झुग्गी-झोपड़ी में आ गए तो वहाँ पर पानी की भारी किल्लत है, 20 मिनट मात्र आ रहा है। ये सब कारण हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी। देखिए जीवन और स्वास्थ्य के लिए क्या है? पानी आवश्यक है। जल है तो जीवन है। ना केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोका जा सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी महज जो है पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 21 है। इसका मतलब यह है कि अमीर, गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है, उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। सभी के लिए पानी जो है वहाँ पर पहुँच होने चाहिए सार्वभौमिक। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर आगे है उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया गया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 2002। अब है जन सुविधाएं क्या है? तो ये जल और स्वच्छता विकास लक्ष्य 6 में दिखाया गया है। जन सुविधाएं क्या है? तो पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएँ हैं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएँ के नाम से जाना जाता है। आप कॉलेज में पढ़ेंगे परिवहन जाने-आने के लिए, बिजली आपको जो इलेक्ट्रिक जो रोशनी के लिए ये सब क्या है जन सुविधाएँ हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गाँव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं शिक्षा
बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं और बिजली से चलने वाली छोटी-मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। अब है सरकार की क्या भूमिका है? तो सरकार की भूमिका को देखेंगे तो चूँकि जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है कि इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जानी चाहिए। जी हाँ, यह ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में से यह क्या है? एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधा या जन सुविधाएँ जो है मुहैया करवाएँ। आइए इस बात को समझें कि ज़िम्मेदारी सरकार मतलब और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियाँ जो होते हैं मुनाफ़े के लिए चलती है। कक्षा 7 की पुस्तक में हमने पढ़ा भी है कि बाज़ार में एक कमी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आप यह जान भी चुके हैं कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफ़े की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोगी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफ़ा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। हम अ, इधर पढ़ेंगे थोड़ा कि भारतीय संविधान जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए 6 से 14 साल। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। दूसरा देखेंगे तो सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कराने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं की तरह आता है। इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे लेकिन स्कूल यहाँ उसके बाद है दिलचस्पी सरकार जो है के कामों में अगर मलेरिया के रोगी अभियान चलाना है तो निजी कंपनी नहीं लेता है। अब देखिए क्या होता है उसके बाद लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियां दिलचस्पी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर उसको फ़ायदा मिलता है। हमारे पास उस इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के ज़रिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियाँ जन सुविधाएँ तो मुहैया कराती है लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएँ पाएँगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज़ में खर्च नहीं कर पाएँगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएँगे। जो जन सुविधाओं में आप देखेंगे जो समान तरह के जीवन के लिए ये सब सुविधाएँ हैं, अगर इसको नहीं खर्च करेंगे तो उसके जीवन जीने की कठिनाई आपको आएगी। यहाँ पर आगे है यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ खाना है, पानी है सोना है, रहने के लिए घर है, जाने के लिए गाड़ी है, इत्यादि जो हैं काम जो करने के लिए आपको चाहिए, ये क्या है मूलभूत सुविधाएँ हैं जीने के लिए। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएँ मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी लाज़मी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। यहाँ देखिए अमू देख अमू
देखा तुमने सीधा पेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होती होगी। और कुमार बोलता है, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। अम्मू बोलती है कि झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती है, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं, जो टैक्स देते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक-ठाक बस्तियों को ही नहीं, बल्कि सभी की जो जो भी व्यक्ति है, सभी को जन सुविधाएँ मुहैया कराएँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी। कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। देखिए यहाँ पर जो है सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी एहसास रहता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर ये रुपया जाता है? देखिए अगर 1 रुपया है तो क्या होता है? तो ये देखिए 5 जो है पैसा वो पेंशन में जा रहा है। देखिए करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 24 पैसा है। ब्याज अदायगी जो कर्जा लिया गया है, ब्याज अदायगी में 18 पैसा है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो भी होगी उसमें 10 पैसा खर्च होगा। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ चल रही हैं उसमें 9 पैसा होगा, रक्षा में 9 पैसा, आर्थिक सहायता अगर दे रहे हैं तो वो 9 पैसा, वित्त आयोग और अन्य अंतर्गत जो है 8 पैसा, अन्य व्यय होगा वो 8 पैसा। इस प्रकार से 1 रुपये का खर्च ये केंद्रीय बजट में आया है और किस प्रकार से ये खर्च होंगे ये बताया गया है। अब देखिए पहला क्या है? पहला है जन सुविधाएँ क्या होती हैं? जन सुविधाएँ मुहैया कराने की ज़िम्मेदारियाँ सरकार पर क्यों होनी चाहिए? दूसरा कि आपने यहाँ पर पहले पढ़ा कि जन सुविधाएँ क्यों? तो सभी का जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। और यहाँ पर जन मुहैया जो है सरकार को इसलिए करानी चाहिए क्योंकि निजी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन उनको अगर फ़ायदा है तो जैसे जल की बोतल को देख लीजिए फ़ायदा है तो वहाँ पर वैसे ही लोग पी पाते हैं जो खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार कुछ टैक्स कर लेकर जन सुविधाएँ देती हैं ताकि सारे लोग इसका जो है अपने जीवन के जो भी सुविधाएँ हैं उसका लाभ ले सकें।
दूसरा देखेंगे तो सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदार को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ें। उनको चाहिए अगर आपको निजी कंपनियाँ कोई भी काम कर रही है, तो ये नज़र सरकार को रखना चाहिए कि वो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोझ डाल रही है आम जनता पर, जो वह ना चुका सके। ये सब सारी सरकार को देखना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के ज़रिए भी करवा सकती है? तो आपने ऊपर पढ़ा भी कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो निजी कंपनी को नहीं कर इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो काम कौन करता है? सरकार करती है। तीसरा देखिए तो तीसरा में है क्वेश्चन कि आपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएँ कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है? जो है पर यूनिट बिजली पर जो है गैलन पानी या जो है देख मीटर उठता है तो यूनिट में उठता है कितना मीटर आप ले रहे हैं ₹6, ₹8, ₹10 ऐसे करके। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? तो हाँ, बढ़ जाती है पानी से के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? तो आपका जितना भी पानी उपयोग करेंगे, उतना आपको बिल देना पड़ेगा उसके हिसाब से। किसी वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, वेतन कर्मचारी अपना व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्तियों और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएँ कि लोग किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों की कक्षा में शिक्षक के द्वारा दिखाए गए पर चर्चा कर सकते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर कर कैसे दे रहा है, तो पानी ले रहा है तो वो कर दे रहा है, रुपया दे रहा है, उसी प्रकार दे रहा है। अगर कोई वेतन ले रहा है तो एक दायरा है 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया अगर उससे ज़्यादा आपका आय है तो आप सरकार को कर देंगे, 15% देंगे, 5% देंगे। और यदि आप जानते हैं जीएसटी लागू है, तो जीएसटी में भी आपको अगर कोई भी आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो आप जो सामान मँगा रहे हैं तो उसपे कर देना पड़ रहा है आपको। तो ये सारे जो हैं व्यवस्थाओं के द्वारा कर लिए जाते हैं। देखिए कहाँ केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ आता है, कैसे आता है? तो देखिए सीमा शुल्क 4 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसा, कर विभिन्न राजस्व से 8 पैसा, आयकर से 16 पैसा, निगम कर से 19 पैसा, उधार और अन्य देवताओं से 19 पैसा, माल एवं सेवा कर अन्य कर से 23 पैसा और ऋण भिन्न पूँजी प्राप्ति से 4 पैसा। इस प्रकार से केंद्रीय बजट में पैसे आते हैं। जाते कैसे हैं? तो वो आपको ऊपर में आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये देख सकते हैं कैसे बस में लोग ठूँसे जा रहे हैं और ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपना मंजिल तक पहुँचते हैं। तेज़ शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। कौन है? तो मेट्रो रेल परियोजना। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। कितना? 11,000। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुविधा पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत ना पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है? आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूँढा जा सकता है? तो लोग जो है जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना चाहते हैं। समय का बहुत अभाव रहता है, काम जो है बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। ये सारी बातें जो हैं देख कर सुविधाएँ ली जाती है। अगर किसी को समय का अभाव नहीं है तो वो बस से चला जाता है, घंटे में सफ़र करता है। अगर उसको 5-10 मिनट में पहुँचना है तो मेट्रो का सफ़र कर लेता है। तो एक जो है सुविधाओं के लिए अनेक व्यवस्थाएँ की जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सुविधाएँ अब देखिए वंदे भारत ट्रेन चला है, तो वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि लोग जल्द ही अपने सफ़र को तय कर लें, उसको समय कम लगे। अब हम आगे पढ़ेंगे चेन्नई में पानी की आपूर्ति
क्या सबको पानी मिल रहा है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएँ सभी को मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय में अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है और जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी मिलता है। आगे है कि जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूँढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाका में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुआँ, हैंडपंप, तालाब और कभी-कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इसमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। अब हम पढ़ेंगे कि पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास भी ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। जो ज़्यादा संपन्न होते हैं रुपये पैसे में, उनके पास है। वो ये बोतल और बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे अब साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। अब है किसानों से पानी छीनना। देखिए, पानी की कमी से निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों से में बेचती है। चेन्नई में मांदोर, पालोर, गीझी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने का पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर क्या है, बहुत ही गिर चुका है। अब हम विकल्पों की तलाश करते हैं। कैसे विकल्प हैं? संभावनीय शहर और समुदाय, ये देख सकते हैं। ये सतत विकास लक्ष्य 11 तलाश किया है तो चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के पूरे शहरों में दिखाई देने लगता है। नगर पालिका और जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियाँ अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर-बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 पानी प्रति लीटर मिलना चाहिए। कितना? 135 जो है लीटर प्रति व्यक्ति उसको चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है। शहरी जल आयोग में कितना चाहिए पानी? तो 135 लीटर पर व्यक्ति। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर, आपने ऊपर पढ़ा कि एक बाल्टी भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर मतलब 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। कितना? तो 1600 लीटर।
नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। यहाँ पर चर्चा भी है कि कौन ज़िम्मेदार है और क्या कदम सही उठाने चाहिए। देखिए पहला क्या है, तो दुनिया भर में जलापूर्ति की ज़िम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दूसरा है कि दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। नीचे बॉक्स में दिया गया है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पो अ, पो पोत्रो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों में के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर क्या है, बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है, उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में बोर्ड के जरिए फैसला करती है। अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा यहाँ पर है कि जहाँ जलापूर्ति की ज़िम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इज़ाफ़ा हुआ। इस कारण बहुत सारे लोगों ने के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथा है कि भारत में सरकारी जल विभागों को की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में है सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार पाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसीलिए इन टैंकरों की अनुबंधित कहा जाता है और इस टैंकरों को क्या कहा जाता है? अनुबंधित कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में दिखाया भी गया है कि क्या सुधार करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है बिजली जैसे संसाधनों से बचना, पानी, बिजली, ये सब सारे संसाधन है क्या है आपके सार्वजनिक परिवहन जो है साधन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है। ऐसा क्यों लगता है? तो ये सारे क्या हैं, तो समय का अभाव रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं काम हमको करना है, जीवन को अच्छा करने के लिए सारे सुविधाएँ मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है चित्र में कि मुंबई के उपनगरीय रेलवे की एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के ज़रिए दूर-दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूँढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन-सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते, इसीलिए ट्रेन की सुविधा ज़रूरी है। अब आ गया स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार।
लिखा गया है कि हमारे लिए पैखाने जो शौचालय हैं, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लेटरिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1986। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए बाथरूम है और यहाँ पर पेशाब खाना बना हुआ है, पेशाब है, पेशाब करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पीने के साथ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार जो है भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय जो होना चाहिए वह मात्र 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। यहाँ पर जानते हैं हर घर शौचालय योजना जो स्वच्छता सबके द्वारा यदि बहुत सारी योजनाएँ हैं जो चलाई गई और उससे आपको 10,000 रुपए दिए गए और सारे जो गरीब हैं जिसके पास शौचालय नहीं है उनको दिया गया। एक स्वच्छता यहाँ पर स्वच्छता का कदम जो है उठाया गया। देखिए, गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल जो रुपया देकर ₹5 दीजिएगा तो यहाँ पर जो है शौचालय में जाने दिया जाएगा, आदि जो है काम किए जाते हैं। पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन के 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय जो है बनाए गए, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ को सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब, मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयों बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर ₹2 शुल्क लिया जाता है, लेकिन अब जो है ₹5 ₹10 लिए जाते हैं। अगली बार जो है सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है कि खुद यह जानने की चाह हो सकती है ये शौचालय कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि शौचालय कैसे होते हैं, शहर में जाकर देखेंगे तो। क्या आपको लगता है समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? एकदम होता है। उसकी बीमारी होती हैं, बहुत सारी बीमारी है, डायबिटीज़ इत्यादि बीमारी हो जाती हैं। क्या जो है आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों को ज़्यादा गहरा पर क्योंकि वो घर में रहते हैं, बहुत सारे समय घर में बिताते हैं, उसी से रहना, खाना-पीना जो होता है वहाँ पर होता है और पानी का इस्तेमाल जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, अगर वह गंदा है तो और शरीर के लिए भी कितना उपयोगी ये भी जान रहे हैं। 2001 में जनगणना के अनुसार 44% घरों में बिजली पहुँच चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवारों में अभी भी अंधेरा है, लेकिन अब जो है हर घर बिजली योजना के तहत हर घरों में अब बिजली पहुंच चुकी है और 18 से 20 घंटे बिजली रहती है। अब निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य आदि शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की यह अहम जिम्मेदारी जो है एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाएं। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई नगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं जो है समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए।
तो ये अध्याय आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको सुविधाएँ किस प्रकार चाहिए सभी लोगों को सुविधाएँ पानी के लिए, खाना के लिए रहने के लिए, ये सब सारी सुविधाएँ जो हैं अधिकार है आपका। देखिए स्वच्छता क्या है तो मानव मल-मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। कंपनी क्या है? तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है, जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथों में रहता है होता है, उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। सरकार उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो टाटा स्टील क्या है? एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल क्या है? तो एक सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुँच क्या है? तो जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह से हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो इसे सार्वभौमिक पहुँच कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो है उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा है, तो परिवार को पानी तक पहुँच मिल जाती है। अगर अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ़्त उपलब्ध हो, तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधा क्या है? तो भोजन, पानी, आवास, सफाई, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ये क्या है? मूलभूत सुविधाएँ हैं। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। कैसा आपको ये चैप्टर लगा बताएँ? बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। जो कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।